हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 5वीं क्लास होगी। पिछले 4 क्लासेस में मैं आपको 1857 की क्रांति से लेकर के काकोरी कांड तक की घटना के बारे में आपको जानकारी दी है। उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताया है MCQ के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको उसके बाद यानी काकोरी कांड के बाद से लेकर के गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन तक आपको जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, इसमें MCQ विद डिटेल्स आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। अगर पिछले 4 क्लासेस को आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप जा कर के उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ये 5वीं क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हेड टीचर एग्जामिनेशन 2022 का GS सिलेबस के अंतर्गत आपको टॉपिक पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी हिस्ट्री में आपको यही पढ़ना है। यही आपके सिलेबस में दिया हुआ है और इसमें 4 क्लासेस मैं आपको दे चुका हूं और आज 5वां क्लास मैं आपको प्रदान करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना से। यानी यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन देख रहे हैं इलाहाबाद, कानपुर, बम्बई, कलकत्ता, लेकिन जो सही जवाब है यहाँ पर वो है कानपुर। यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई थी। अब देखिए, इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में की गई थी। याद रखेंगे ये डेट, अक्टूबर 1924 इसकी स्थापना हुई थी। भारत में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, बख्शी, सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी ये संगठन था। कौन सा संगठन? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। देखिए, इसकी स्थापना में लाला हरदयाल की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने बात किया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब इसका नाम बदल दिया गया था और इसका नाम जो था बदल करके रखा गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ ऑप्शन है, भगत सिंह ऑप्शन है, लाला हरदयाल, सचिंद्र सान्याल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही जवाब है दोस्तों कि स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। भगत सिंह इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और सोशलिस्ट जो शब्द इसमें जोड़ा गया था वो भगत सिंह के द्वारा ही जोड़ा गया था, लेकिन स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हुआ। देखिए, 9 सितंबर 1928 रात्रि को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त बैठक करके भगत सिंह की भारत नौजवान सभा जो थी के सभी सदस्यों ने सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में किया और काफ़ी विचार विमर्श के बाद आम सहमति से एसोसिएशन को एक नया नाम दिया गया और वो नाम था दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये इसका नाम पड़ा कब? 9 सितंबर 1928 को। अब देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 3 है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। अब देखिए, अब वहाँ से हटिए, अब बारदोली सत्याग्रह पर आइए। क्वेश्चन इससे भी आ सकता है और सभी बातों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, MN राय। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी के कहने पर ही उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। दोस्तों, ये बारदोली सत्याग्रह के बारे में आप जान लें और इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बारदोली सत्याग्रह मुख्य रूप से 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के बारदोली में किसानों का समर्थन करने के लिए एक कृषि आंदोलन था। तो क्वेश्चन आएगा कि बारदोली आंदोलन किस तरह का आंदोलन था? तो यह कृषि आंदोलन था जो करों में अत्यधिक वृद्धि का विरोध कर रहे थे। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि बारदोली जो सत्याग्रह हुआ, बारदोली जो आंदोलन हुआ
उसके पीछे क्या कारण थे? तो उसके पीछे कारण था करों में अत्यधिक वृद्धि हुआ था और उसका ये विरोध कर रहे थे, अचानक से वृद्धि कर दिया गया था और उसी के लिए ये सत्याग्रह चला था, बारदोली सत्याग्रह। अब देखिए, बारदोली के कुछ स्थानीय नेता थे जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल के साथ मिल करके। उसमें कौन थे? कल्याण जी और कुंवर जी मेहता, ये दोनों भाई थे। और साथ ही साथ दयाल जी देसाई, यानी आपको कल्याण जी और कुंवर जी मेहता अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि जो स्थानीय नेता थे उनमें कौन दो भाई जो थे वो बारदोली सत्याग्रह के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे स्थानीय नेता के रूप में, तो आपको इसका जवाब देना होगा कल्याण जी और कुंवर जी मेहता। और एक कौन थे? दयाल जी देसाई। इन्होंने, ये कुछ स्थानीय नेता थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बारदोली सत्याग्रह में। 12 फरवरी 1928 को महात्मा गांधी के आह्वान पर बारदोली सत्याग्रह किया गया था। देखिए कब? 12 फरवरी 1928 को। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बात किया 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में ये कार्य शुरू हुआ था। अब यहाँ पर देखिए डेट भी क्लियर हो गया, 12 फरवरी 1928 को महात्मा गांधी के आह्वान पर बारदोली सत्याग्रह किया गया था। इसी आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। देखिए बहुत जगह आप पढ़ते हैं सरदार की उपाधि के बारे में कि आप ये भी पढ़ते हैं कि बारदोली की महिलाओं ने इन सत्याग्रह के ये बारदोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि थी। ऐसा नहीं था, सरदार पुकारते थे वो सब। सरदार की उपाधि जो इन्हें मिली थी वो महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान की गई थी, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। हालांकि इस आंदोलन के उपरांत इन्हें बारदोली की महिलाओं द्वारा सरदार कहा जाता था। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस उपाधि को महात्मा गांधी ने दिया था और महिलाओं द्वारा सरदार कहा जाता था, ये आपको दिमाग में रखना है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली इसी आंदोलन से। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, साइमन कमीशन भारत कब आया? अब हम लोग साइमन कमीशन के ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया? 26, 27, 28, 29। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसका नियुक्ति जो हुआ था वो 27 में हुआ था, लेकिन भारत आगमन इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या? 1928 में आया। इसके बारे में और डिटेल जानकारी हासिल करते हैं। उसके बाद आपको साइमन कमीशन के से किसी तरह का भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप मिनटों में उसका जवाब देंगे। अब देखिए, चलिए यहाँ पर एक एक ऑप्शन देखते हैं। देखिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। कब? डेट यहाँ पर क्लियर हुआ, 3 फरवरी 1928 को। देखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके नेतृत्व में की थी, पूरा नाम जान ले। और उनका पूरा नाम क्या है? सर जॉन साइमन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? अभी मैंने आपको बताया था और इस ऑप्शन में जो आप देख रहे हैं 25, 26, 27, 28, जो सही जवाब है 1927। 28 में आया, 1928 में, 27 में इसका गठन हुआ था। दोस्तों साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। इसमें एक भी भारतीय नहीं थे और इसीलिए इसको क्या कहा गया था? श्वेत कमीशन के नाम से जाना गया था इसे, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। दोस्तों इसका गठन 8 नवंबर 1927 को, देखिए यहाँ पर 1927 के बारे में बताया, यहाँ पर डेट बता रहा हूँ, 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। और इसका मुख्य कार्य ये था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ? 1919। देखिए भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए और जमकर विरोध किया। ये हुआ था साइमन कमीशन वापस जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नारे लगाए गए थे तो ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि साइमन कमीशन क्यों लाया गया? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन वाइज मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है कि ब्रिटेन की लिबरल सरकार उस समय भारत में आयोग भेजना चाहती थी, जबकि देश में सांप्रदायिक दंगे जोरों पर थे और भारत की एकता नष्ट हो चुकी थी। सरकार चाहती थी
कि आयोग भारतीयों के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के विषय में बुरा विचार लेकर के लौटे, ताकि जो भारतीयों की मांग है वो निरस्त हो जाए। ये जो ऑप्शन ए मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल सही है कि साइमन कमीशन क्यों लाया गया, इसमें ऑप्शन ए सही है। अब बी की तरफ बढ़ते हैं। बी है कि इंग्लैंड में आम चुनाव 1919 में होने वाला था। लिबरल दल को हार जाने का भय था। वे यह नहीं चाहते थे कि भारतीय समस्या को सुलझाने का मौका मजदूर दल को दिया जाए, क्योंकि उसके हाथ में वे साम्राज्य के हितों को सुरक्षित नहीं समझते थे। तो ऑप्शन ए जहाँ तक आप सही देखें तो बी भी जो है ये भी दोस्तों सही है, यानी ऑप्शन बी भी सही होगा। ऑप्शन सी क्या है देखते हैं। देखिए, स्वराज दल ने सुधार की जोरदार मांग की और ब्रिटिश सरकार ने इस सौदे को बहुत सस्ता समझा, क्योंकि इससे यह संभावना थी कि यह दल आकर्षणहीन हो जाएगा और धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये भी जो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं उसे भी सही है। ये साइमन कमीशन क्यों आया था, इसके अंतर्गत ऑप्शन सी भी सही जवाब है। अब ऑप्शन डी क्या है कि किथ के अनुसार भारत में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में युवक आंदोलन के प्रादुर्भाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने यथाशीघ्र राजकीय आयोग की नियुक्ति करना उचित समझा, यानी ऑप्शन डी भी सही है। यानी इसका ऑप्शन जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि साइमन कमीशन का विरोध किन राजनीतिक पार्टियों ने किया। अब देखिए, इसमें जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा विरोध किया, मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया, हिंदू महासभा ने भी विरोध किया और लिबरल फेडरेशन ने भी विरोध किया। यानी चारों जो आप राजनीतिक पार्टियां देख रहे हैं इनने साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो यहाँ पर भी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस स्थान पर साइमन कमीशन के विरोध में जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पर लाठियों और डंडों की भीषण वर्षा की गई, जिससे उन्हें संघातित चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी है। लाहौर में ये भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, जो विरोध करने वाली जो भीड़ थी उसका, और इसी में वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था और उसी में इन्हें सर पर चोट लगी और इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, लाला लाजपत राय ने इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य कहा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लेंगे कि मेरे ऊपर जो लाठियों का प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी किल साबित होगा। यानी ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है कि भारत के वायसराय उस समय जो थे लॉर्ड इरविन ने ही साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल न किए जाने के लिए लिखित में कहा था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? ऑप्शन ए जो है वो है कि सर मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के एक वर्ग ने कमीशन का स्वागत करने का निश्चय किया। तो ऑप्शन ए सही है। मद्रास की जस्टिस पार्टी ने, ये भी सही है। पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, इसने भी साइमन कमीशन का सपोर्ट किया था। B.R. अम्बेडकर ने कमीशन का सहयोग किया था। दोस्तों, ये जो चारों ऑप्शन है ये सही है, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ई होगा। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1928-29 के बीच साइमन कमीशन ने भारत की कितनी बार यात्रा की? बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, बीपीएससी के द्वारा ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाते हैं। तो कितनी बार भारत आया था 28-29 के बीच में? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी होगा, 2 बार। देखिए, साइमन कमीशन के सुझाव और सिफारिशें क्या थी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यहाँ पर है 11 जो आप देख रहे हैं, इसमें ऑप्शन ए है कि
द्विशासन का उन्मूलन, तो ये सही है। उसके बाद है प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का विस्तार, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार और रियासतों के संघ की स्थापना, ये भी सही है। सांप्रदायिक मतदाताओं की निरंतरता, ये भी सही है। यानी साइमन कमीशन के जो सुझाव थे, जो सिफारिशें थी, ये चारों थी और इस आधार पर इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक। अब देखिए क्वेश्चन 12 है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अब 12 का जो यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, मई 1926, जुलाई 1927, अगस्त 1928, सितंबर 1929, तो सही जवाब जो 12 का है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। नेहरू समिति का गठन 28 फरवरी 1928 ईस्वी को किया गया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद भारत सचिव लॉर्ड वर्कनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वह ऐसे संविधान का निर्माण कर ब्रिटिश संसद के समक्ष रखे जिसे सभी दलों का समर्थन प्राप्त हो। कांग्रेस ने वर्कनहेड की इस चुनौती को स्वीकार कर नेहरू कमेटी का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि नेहरू रिपोर्ट किनकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था। यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए है, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में दोस्तों नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि नेहरू समिति के सचिव कौन थे। अब देखिए अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। तो इस समिति के सचिव कौन थे, तो सचिव जो थे दोस्तों उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अब देखिए समिति के अन्य जो सदस्य थे उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए सर अली इमाम, MS अने, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, GR प्रधान, शोएब कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस, NM जोशी और GP प्रधान, ये जो थे इस समिति के सदस्य थे। दोस्तों अब हम लोग नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानते हैं। देखिए इसमें जो पहला है कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट राज्य का दर्जा दिया जाए। इसके अंतर्गत क्या था, तो केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की स्थापना हो। दूसरा था कि कार्यकारिणी पूरी तरह से व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी हो। ये डोमिनियन स्टेट के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ। फिर है समस्त दायित्व भारतीय प्रतिनिधियों को सौंपा जाए। दूसरा है इसके अंतर्गत कि भारत में संघीय प्रणाली की स्थापना की जाए और अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास हो। इसके अंतर्गत संघीय प्रणाली की स्थापना किया जाए और अपशिष्ट शक्ति जो है वो केंद्र के पास हो। तीसरा है सभी चुनाव क्षेत्रीय आधार पर हो। अब इसमें क्या क्या हो, तो देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया जाए जब चुनाव क्षेत्रीय आधार पर हो। तो निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें। पॉइंट 3 जो सभी चुनाव क्षेत्रीय आधार पर हो उसके अंतर्गत। जो 4 है कि इस रिपोर्ट में कहा गया था कि कोई राजधर्म नहीं होगा, पुरुषों और स्त्रियों को समान नागरिक अधिकार देने का प्रस्ताव था ये नेहरू रिपोर्ट में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको पूरी तरह से नोट कर लेना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी। देखिए इससे क्वेश्चन हेडमास्टर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो 15 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी 1929। देखिए इसमें 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। यानी अब यहाँ पर डेट भी आपको क्लियर हो गया। ये डेट क्या है, 19 दिसंबर 1929। अब देखिए इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लाहौर जो अधिवेशन हुआ उसका जो अध्यक्ष चुना गया वो किसे चुना गया, जवाहरलाल नेहरू को।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि लाहौर अधिवेशन में पास किए गए प्रस्ताव की प्रमुख मांगे थीं। अब ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें ध्यान दीजिएगा, गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा, ये सही है। लाहौर अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किए गए थे उसमें ये किए था। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये भी सही है। कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया, जिनमें करों का भुगतान नहीं करने जैसे कार्यक्रम सम्मिलित थे, ये भी सही है। ऑप्शन डी जो है दोस्तों, ऑप्शन डी जो है कि सभी कांग्रेस सदस्यों को भविष्य में काउंसिल के चुनाव में भाग न लेने तथा काउंसिल के मौजूद सदस्यों को अपने पदों से त्यागपत्र देने का आदेश दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी भी सही है। यानी यहाँ पर जो 16 में आप देख रहे हैं ए बी सी डी सब सही है, यानी जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ई होगा। अब जान लेते हैं, देखिए 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय भी किया गया था इस लाहौर अधिवेशन में, यानी ये भी जो आप पॉइंट देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। 17 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक घोषणा गांधी जी के नेतृत्व में कब हुई थी। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर। तो 17 का जो यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं उसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, 12 मार्च 1931। इसकी औपचारिक घोषणा गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी जब ये निकल गए थे नमक कानून तोड़ने के लिए 12 मार्च को। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ना और उनकी बात की अवहेलना करना था, और इसी में इन्होंने जो कदम उठाया था दोस्तों, ये 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए ये निकल पड़े थे। 24 दिन की ये यात्रा थी, ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। देखिए गांधी जी ने दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी की थी, अभी मैंने आपको बताया, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 24 दिन। अब इसमें जानते हैं, देखिए इस आंदोलन की शुरुआत जो थी वो गांधी जी की दांडी यात्रा के साथ शुरू हुई थी, जहां गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की पैदल यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 24 दिन में की थी। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसे नोट कर लेंगे आप। 200 मील लंबी दूरी पैदल चल करके 24 दिन में पूरी की गई थी। और कितना किलोमीटर 200 मील लंबी दूरी, मतलब 358 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने की थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम था या थे, क्या कार्यक्रम था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अब यहाँ पर एक एक ऑप्शन को आप ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है कि नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए, जिसकी शुरुआत उन्होंने 12 मार्च 1930 से शुरू कर दी थी। अब सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाए, तो जितने भी कानून थे उसका विरोध करना था, इसमें ये आ जाएगा। समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए, ये भी सही है। कर अदायगी को रोका जाए, ये भी सही है। बारदोली सत्याग्रह हुआ था, उसका ये असर था। यानी जो ऑप्शन ए से डी आप देख रहे हैं वो सही है, यानी ऑप्शन ई सही जवाब होगा, एक से अधिक। अब 20 क्वेश्चन है। 20 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू हुआ। अब देखिए ध्यान से 20 क्वेश्चन को, ये है दोस्तों कि सरकार ने सन 1928 की नेहरू समिति की रिपोर्ट को ठुकरा दिया था, ये बहुत बड़ा कारण था। ऑप्शन ए सही होगा। भारत का औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने से मना कर दिया था, ये भी सही होगा। विश्व मंदी के कारण किसानों और मजदूरों की दशा बिगड़ चुकी थी और उनमें साम्यवादी विचारों का उदय हो रहा था, जिसे रोकने के लिए कांग्रेस को कदम उठाना आवश्यक था। तो दोस्तों ये भी सही जवाब है। डी है कि गांधी जी ने अनुभव किया कि यदि देश में स्वाधीनता के लिए शीघ्र ही शांतिपूर्ण व हिंसक आंदोलन न चलाया गया तो देश में हिंसात्मक क्रांति की संभावना है। तो ऑप्शन डी भी सही है। यानी यहाँ पर दोस्तों
ऑप्शन ए, बी, सी, डी सब सही है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू हुआ, ये सब कारण थे और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। अब 21 क्या है? 21 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम था। क्या परिणाम हुआ? 21 का देखिए, भारत सरकार को डोमिनल स्टेट का दर्जा दे दिया गया, नहीं। गांधी जी अंग्रेज़ों के सामने झुक गए, नहीं। अंग्रेज़ों ने अपनी दमनात्मक नीति बढ़ा दी, ऐसा हुआ नहीं था। दमनात्मक नीति तो इनका चलता ही रहता था, पर इसके बाद ये भी नहीं होगा। तो ब्रिटिश सरकार गांधी जी से बराबरी के स्तर पर वार्ता करने को सहमत हुई। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, यानी 21 का डी। 22 है कि क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। अब देखिए, सेंट्रल हॉल में जो बम फेंका गया, अब उस पर आ जाते हैं। कब फेंका गया? तो 22 का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं उसमें जो सही जवाब है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। इसमें किसी को हताहत करने के लिए इन्होंने ये बम नहीं फेंका था, बल्कि एक संदेश देने के लिए जो बहरी हो चुकी थी सरकार, उसके बारे में, जैसा कि भगत सिंह का सोच था, उसको जगाने के लिए इन्होंने बम फेंका था। बम जो था वो जहाँ मीटिंग था उससे काफ़ी दूर फेंका गया था, सिर्फ सचेत के दृष्टिकोण से ये कार्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं और उस ऑप्शन के आधार पर जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन। देखिए, यह आधिकारिक तौर पर जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ किया था। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन 22 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया और अध्यक्षता किसने किया? याद रखेंगे, वो प्रधानमंत्री जो उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले जो प्रमुख नेता थे वो इस प्रकार थे। देखिए, तेज बहादुर सप्रू, श्री निवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया। ये सभी आपको याद रखना होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे तो आपको, अगर ये नाम याद रहेंगे तो आप सही जवाब लगाएंगे। देखिए, यह ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिसमें 89 सदस्यों में 13 ब्रिटिश थे और 76 भारतीय राजनीतिक दलों से जैसे भारतीय उदारवादी दल, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा राजवाड़ों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे, इस 76 भारतीय राजनीतिक दलों में। दोस्तों, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों 24 का, वो है ऑप्शन नंबर बी, 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। अब देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। ये डेट आपको याद रखना होगा, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू जो थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये दो ऐसे नाम हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा था। दोस्तों, यह सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस की ओर से नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। गांधी जी दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन राजपुताना जहाज, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आपको याद रखना होगा। वो जहाज का नाम था क्या? राजपुताना जहाज। 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे। इस सम्मेलन में सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने भाग लिया था, जिसमें महिलाओं का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था। दोस्तों, गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू पहुंची थी।
वह यह जो सम्मेलन था वो सांप्रदायिकता के कारण ऐसा असफल रहा था जिससे गांधी जी ने वापस भारत आकर 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से प्रारंभ कर दिया था। इसी समय फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी के बारे में कहा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, नोट कर लेंगे, कि अर्धनंगे फकीर की ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। अब देखिए ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, और वो जो जहाँ पर जगह था उसका नाम था सेंट जेम्स पैलेस। तो ये भी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। तो अब है कि राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि मदन मोहन मालवीय कर रहे थे, दलित वर्ग के प्रतिनिधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मुसलमानों के अतिरिक्त अंबेडकर ने अनुसूचित जाति के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसे गांधी जी ने ठुकरा दिया था। दोस्तों, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में मतभेद हो गया था। गांधी जी ने कहा था कि अनुसूचित जाति को हिंदू समाज का अभिन्न अंग है और इसे अंग बताया, और इसका इसीलिए विरोध किया था उन्होंने। अलग निर्वाचन मंडलों की मांग अब तक न केवल मुसलमान बल्कि दलित जातियों, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन भी करने लगे थे अलग निर्वाचन मंडल की। और दिसंबर 1931 को भारतीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया था। अब है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की कुल संख्या थी, अब देखिए जो 25 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। 40 सदस्य भाग लिए थे ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो प्रारंभ हुआ था वो 17 नवंबर को हुआ था और अंत 24 दिसंबर को हुआ था। कब? 1932 में। भारत की कांग्रेस तथा ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, भारत की कांग्रेस और ब्रिटेन की लेबर पार्टी, इन दोनों ने इसमें भाग नहीं लिया था। तीनों सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। देखिए मैं आपको तो 25 क्वेश्चंस का ही सेट बता रहा हूँ दोस्तों, लेकिन अगर आपने पूरा ये वीडियो देखा तो आपको अंदाज़ा लगा सकता है कि ये 125 क्वेश्चंस का सेट है। आगे पढ़ते हैं। देखिए सभी विशेष हितों और सरकारी नीतियों के चलते तीनों ही सम्मेलन विफल रहे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया जिस पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिलिंथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद द्वारा एक संयुक्त समिति गठित की गई, इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों, इसी समिति के रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन भी आएंगे और आगे मैं बताऊंगा हिस्ट्री में भी और पॉलिटी में भी का निर्माण हुआ। देखिए इस सम्मेलन में एक कॉलेज छात्र थे जिनका नाम था चौधरी रहमत अली ने विभाजित भारत के मुस्लिम भाग का नाम पाकिस्तान, जिसका अर्थ पवित्र भूमि, रखा। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान की मांग जो उठाई थी वो एक कॉलेज छात्र थे चौधरी रहमत अली। इस सम्मेलन के समय भारत के सचिव थे सैमुअल होर, ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए, सचिव सैमुअल होर। तो दोस्तों यह था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 5वीं क्लास। दोस्तों उम्मीद है आपको एक ब्रॉड नॉलेज गेन हुआ होगा और अगले क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि लगभग 1947 तक आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि अब आपके पास समय कम है।